हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस विच इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे लगा कि कुछ लोग जो कनेक्टेड नहीं हैं शायद मेरे साथ, और शायद मुझे लगता है कि उनको मेरी ज़रूरत थी या है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत आपको 12th का मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँ, या फिर जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूँ, जो कंसेप्ट हैं वो आपको समझाऊँ। तो इसके साथ ही एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की पॉलिटिकल साइंस। अगर बात करें 12th की पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा सा फोकस करोगे, आप सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा और चीज़ें आप धीरे धीरे कनेक्ट करते जाओगे। अगर मैं बात करूँ 12th क्लास में, यहाँ पर हमारे पास दो बुक्स हैं। अगर मैं फर्स्ट बुक की बात करूँ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो इसमें हमें जो जो चैप्टर कवर करना है दैट इज़ एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, contemporary centers of power, contemporary South Asia, international organization, security in the contemporary world, environment and natural resources, and last one is globalization. The end of bipolarity. इससे पहले आप देखोगे एक जो चैप्टर हुआ करता था हमारा दैट वाज रिलेटेड टू कोल्ड वॉर, जो कि डिलीट हो गया। तो जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ बायोपोलैरिटी पर आने से पहले हमारे को एक बेसिक समझना जरूरी है कि एंड ऑफ बायोपोलैरिटी थी क्या, राइट। तो उसके लिए हमारे को जो चैप्टर है इससे पहले कोल्ड वॉर, उसको समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सेकंड बुक की पॉलिटिक्स एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रही है, जो पूरा वर्ल्ड कवर कर रही है, वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को कवर कर रही है। वही दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक्स एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये इंडियन पॉलिटिक्स को कवर अप करता है, जहाँ पर हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंस से लेकर प्रेजेंट तक हमारे कंट्री में क्या क्या हुआ, पॉलिटिक्स में कौन जीता, कौन हारा, कौन कब आया, सब उसके बारे में बात आ रही है। लेकिन उससे पहले जो बात होती है सबसे पहले कि हमारी कंट्री बनी कैसे, पार्टीशन के बाद क्या सिचुएशन थी, दैट वाज रिलेटेड टू चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट चैप्टर, जब एक नेशन बिल्ड हुआ उस टाइम पर क्या क्या चैलेंजेस थे, और जब एक नेशन बिल्ड हो गया, राइट, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़े, या फिर किस तरह से आगे डेवलप करेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने, ऑफकोर्स वो भी एक चैलेंज था हमारे लिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, देन पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, हम आज़ाद हो गए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड जब आप देखते हो इलेक्शन है, साथ ही साथ क्राइसिस भी हमारे को फेस करने पड़ रहे हैं, लाइक चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस कैसे जो डोमिनेट करती है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में, वो वीक होती है, फिर वापस से दोबारा डोमिनेट करती है, तो इस चैप्टर में उसके बारे में बात होगी। एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में भी कहीं ना कहीं हमें क्राइसिस देखने को मिले, लाइक जो एक टाइम पीरियड आता है आपका ड्यूरिंग दैट वाज रिलेटेड टू इमरजेंसी, तो उसके बारे में बात होती है। रीजनल एस्पिरेशन, तो यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है कि किस तरह से, लाइक अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर और साउथ का तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, यहाँ से जो रीजनल मूवमेंट्स उठ रहे थे उसके बारे में बात होगी इस चैप्टर में। एंड लास्ट वन इज दैट वाज रिलेटेड टू रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि यहाँ पर क्या किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, जो करंट के हमारे इश्यूज़ है कहीं ना कहीं वो इस चैप्टर में हमारे कवर अप होते हैं। ये मैंने आपको बताया है ऑल ओवर कि हमको हमारी 12th की पॉलिटिकल साइंस में आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आऊँ कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको वर्ल्ड के बारे में जानने से पहले कहीं ना कहीं हमारे को खुद के बारे में पता होना चाहिए, हमारी कंट्री के बारे में पता होना ये चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट वाज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट वाज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि किस तरह से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। आज हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमको पता है कि ठीक है आज़ादी मिली है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। लेकिन एक जो हमारी कंट्री है वो किस तरह से बनी थी, क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करे। हमको लगता है कि ठीक है आज़ाद हो गए, नहीं, ना जाने कितने लोगों ने शहादत दी है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने स्ट्रगल करा है, तब जाके हमारे को आज़ादी मिली। और वो आज़ादी भी ऐसे नहीं मिली कि सब देश खुशी खुशी आज़ाद हो गया, नहीं, हमको पार्टीशन फेस करना पड़ा, इतने सारे चैलेंजेस थे। ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। स्टार्ट करते हैं। एट द आवर ऑफ मिड नाइट ऑन 14 एंड 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, देश हमारा आज़ाद होता है 14 और 15 अगस्त की रात।
PM Nehru, Prime Minister, who was our also first Prime Minister, that was जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू. इन्होंने एक टर्म दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. ये जो हमें आज़ादी मिली है बहुत ही सौभाग्य से मिली है, बहुत ही जद्दोजहद के बाद मिली है. और देश आज़ाद होने के बाद हमारे इस टाइम पर दो टारगेट हैं, टू गोल्स, दैट वाज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी. दूसरा, गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, कि गवर्नमेंट सबके भले के लिए काम करेंगी. पुअर पीपल एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, कि सबको ही साथ में लेके आपको चलना होगा. प्लस अगर मैं बात करूँ इंडिया की, जो हमारे को आज़ादी मिली है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में मिली थी, दैट वाज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, एंड दैट इज पार्टीशन. ऑफ कोर्स 1947 इज ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इससे पहले इतने बड़े लेवल पर कहीं पर भी माइग्रेशन नहीं हुआ था, राइट. स्टिल आवर लीडर्स डिडंट फॉरगेट दैट वी हैव टू बिल्ड अ नेशन. ये पार्टीशन के बावजूद जो हमारे लीडर्स थे उनका टारगेट क्लियर था, ओके वी हैव टू बिल्ड अ कंट्री, अ डेवलपिंग कंट्री, अ डेवलप्ड कंट्री, राइट. सो फिर बात होती है कि यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. यहाँ पर ध्यान से देना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं. फर्स्ट चैलेंज, अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड. हमको एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो यूनाइटेड हो, जुड़ा हुआ हो आपस में, राइट. बिकॉज इंडिया में अगर आप बात करोगे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं. प्लस इसके अलावा अगर आप देखोगे एक डर है, पार्टीशन हो चुका है, हमको एक, अब हम दूसरा पार्टीशन बर्दाश्त नहीं कर सकते. इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि कैसे डेवलपमेंट होगी, क्या होगा. एंड सेकंड चैलेंज, दैट वाज इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. हमको एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहाँ पर लोकतंत्र हो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया, लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए, राइट टू वोट दिया. प्लस साथ ही साथ हम लोग क्या लाए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हम अपने लीडर्स को चुनेंगे एंड वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएंगे. 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा. एंड वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. थर्ड चैलेंज वाज ensure the development and well-being of entire society and not only of some sections. कि हमको सभी लोगों का ध्यान रखना है, सिर्फ कुछ लोगों के बारे में नहीं समझेंगे, इंटायर सोसाइटी के बारे में हम लोगों को ध्यान रखकर चलना है. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे, हमने लोगों को राइट्स प्रोवाइड करे, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जो डिसएडवांटेज ग्रुप है. प्लस साथ ही साथ यहाँ पर हमने DPSP को भी ऐड करा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, राइट. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. ठीक है, डेमोक्रेसी हम लेकर आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन स्टिल उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना ये भी हमारे लिए एक चैलेंज था. नाउ द मेन टारगेट इज़ टू रिमूव द पोवर्टी, राइट, इरेडिक्शन ऑफ पोवर्टी. हम लोगों को गरीबी खत्म करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम लोगों को लूट कर गए हैं, क्या छोड़ा, कुछ नहीं. कंडीशन कंट्री की बहुत खस्ता हालत है, वहाँ से एक राष्ट्र का निर्माण करना, आगे बढ़ना. सो दैट वाज नॉट द ईजी टास्क. सो दैट वाज रिलेटेड टू नेशन बिल्डिंग, कि कैसे हम एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे. क्यों? क्योंकि इस टाइम पर प्रॉब्लम क्या है, पार्टीशन हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं. अगर मैं बात करूं इंडिया और पाकिस्तान, जब देश आज़ाद हुआ है तो 2 कंट्री बनी है, राइट. एंड 2 नेशन थ्योरी, यहीं से कंसेप्ट आता है जो पाकिस्तान का, दैट वाज गिवन बाय मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग ने क्या दिया था, आपका ध्यान रखना है, दैट इज़ 2 नेशन थ्योरी गिवन बाय मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग के अगर प्रेसिडेंट की बात करूं, दैट वाज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आगा खान, राइट. इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ आगा खान. और अगर बात करें कि इसके फाउंडर कौन थे, राइट, इसके फाउंडर थे आपके ख्वाजा सलीमुल्लाह. आप कमेंट में बताएंगे कि मुस्लिम लीग कब बनी थी, ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा टास्क है. मुस्लिम लीग की अगर बात करूं, डायरेक्टली इन्होंने डिमांड कर दी थी 1940 में, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, कि हमको पाकिस्तान चाहिए, राइट. फिर जब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, कि किस तरह से पार्टीशन हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं. थस इट वाज डिसाइडेड, जब 2 नेशन थ्योरी आ जाती है गिवन बाय मुस्लिम लीग, थस इट वाज डिसाइडेड दैट देयर विल बी 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. और अगर बात करें जो ये प्रोसीजर था बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बिकॉज इट वाज अ पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट, राइट, कि कहाँ जाएँ. और पाकिस्तान किस बेस पर बन रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. डिसाइड हुआ कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज होंगे वो आपका क्या बनेगा, पाकिस्तान. रेस्ट विल स्टे इन इंडिया एंड द रेस्ट विल कॉल एज इंडिया, ठीक है. इट वॉज वेरी पेनफुल एंड डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज शायद आप जिस जगह पर रह रहे हो, है ना, आप
आप, आपके पिताजी, आपके दादा, आपके परदादा कहीं पर रह रहे हैं और वो जगह छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है, शायद वो आपके लिए आसान नहीं होगा, हमारे लिए भी नहीं होगा और शायद किसी के लिए भी नहीं, ठीक है, लेकिन लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। प्लस इसके अलावा जब पार्टीशन हो रहा है, क्या डिफ़िकल्टीज आ रही थी ड्यूरिंग पार्टीशन, लाइक दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही रह रहे हों। सेकेंड, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान कैन नॉट जॉइंट, सो वहाँ पर डिसाइड होता है कि आपकी दो टेरिटरीज बनेंगी, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि करंट में आपका बांग्लादेश है। प्लस नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजॉरिटी आर एरिया वांट टू बी इन पाकिस्तान, सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो, या जो मुस्लिम पीपल हैं, सारे ही लोगों को पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। प्लस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो लीडर थे आपके अब्दुल गफ्फार खान, ही इज़ ऑल्सो मुस्लिम, बट वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने, लेकिन उनकी वॉइस को इग्नोर कर दिया जाता है। एंड पंजाब एंड बंगाल एट वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, सो डिवीज़न वुड ऑन डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल, तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि यहाँ पर जो डिवीज़न होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। प्लस इसके अलावा आप देखोगे जो माइनॉरिटीज़ है उनको, माइनॉरिटीज़ चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, प्रॉब्लम्स और माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड। क्या प्रॉब्लम, देखो माइनॉरिटी है, इजी टू टारगेट, राइट, बिकॉज कम लोग हैं, ज़्यादा लोग हमेशा डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, इजी टू टारगेट अदर इट इज़ हिंदू और मुस्लिम, बोथ वर बीइंग टारगेटेड बाय द मेजॉरिटी, राइट। लीडर्स को क्या लग रहा था, लीडर्स को लग रहा था कि ठीक है टेम्प्रेरी वायलेंस है, खत्म हो जाएगा, लेकिन एक टाइम बाद चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल रहने लगती हैं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, दे हैड टू लीव देयर हाउसेस, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। फिर हम बात करते हैं, ये हमने बात करा था आपका क्या डिफ़िकल्टीज़, कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी। अब मैं बताता हूँ आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, कि क्या परिणाम हुए इस पार्टीशन के, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population. शायद इससे पहले इतने बड़े लेवल पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं हुआ था, दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नोन। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, किसके नाम पर, धर्म के नाम पर, किल्ड ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन। कम्युनल जोन्स बन गए, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। और जब लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, है ना, जब लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो तभी आपको पता चलता है कि उन पर अटैक हो गया, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, लोगों को मारा जा रहा है, वुमेंस के साथ रेप हो रहे हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है, एंड वुमेंस को मैरिजेस के लिए फोर्स भी करा जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि शायद क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर, पार्टीशन जो हुआ, दोनों ही साइड से लोग परेशान हुए, अदर इट इज़ हिंदू और मुस्लिम, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा है, फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करिए दे आर वुमेंस को दोनों साइड से। फिर आप देखोगे उसके बाद जब पार्टीशन हो गया तो एक जो दर्द था लोगों के अंदर, शायद वो फिल्म्स, पोएम, शॉर्ट स्टोरीज, वो भी देखने को मिलता है, लोगों का परिवार बिछड़ गया, लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स खो दिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे को देखने मिलती है पार्टीशन के टाइम पर, ये कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं पार्टीशन के, बिकॉज नुकसान ही हुआ उससे ऑफकोर्स। इवन डिवीजन ऑफ टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पुलिस बैंड, हर चीज़ का पार्टीशन होता है, राइट, छोटी से छोटी चीज़ का यहाँ पर पार्टीशन हमारे को देखने को मिल रहा है। एंड पार्टीशन फोर्स्ड 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स। 80 लाख, डेटा याद रखना, 80 लाख लोग माइग्रेट होते हैं, जिसमें से 5 से 10 लाख लोगों की डेथ हो जाती है वायलेंस में, ठीक है। जो इंडियन नेशनल्स थे, जो इंडियन लीडर्स थे, दे वर नॉट बिलीविंग इन टू नेशन थ्योरी, बट पार्टीशन किस बेस पर हुआ था, मुस्लिम मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बट हमने क्या डिसाइड करा, जो उस टाइम का लीडर, तो उन्होंने डिसाइड करा कि दैट नो, वी विल मेक अ सेकुलर कंट्री। सो स्टिल इन इंडिया मुस्लिम पॉपुलेशन वाज 12% इन 1951। आपको ध्यान रखना है ये 12% पॉपुलेशन। नाउ हाउ वुड इंडिया ट्रीट टू मुस्लिम एंड अदर रिलीजन, अब इशू आ गया ना, लाइक आप यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ग्रुप्स हैं, बिकॉज जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम मेजॉरिटी के बेस पर बना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इशू उठा कि जो इंडिया है ये एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, राइट। जैसे मुस्लिम के साइड से मुस्लिम लीग थी, वैसे ही इंडिया में भी कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन है, बट मोस्ट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट बिलीव्ड इन सेकुलर इंडिया ट्रीटेड इक्वल टू एवरी रिलीजन। और शायद यही सेकुलरिज्म इंडिया को
बाकी पूरी दुनिया से अलग बनाता है, एक खूबसूरत कंट्री बनाता है, खूबसूरत देश बनाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शायद कहीं ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ पर इतने सारे रिलीजन, इतने कास्ट, इतने कल्चर आपको देखने को मिलेंगे। ये सब कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया, राइट। सो मुझे लगता है यहीं तक स्टॉप करना चाहिए। ये एक टॉपिक कवर अप कर रहा है, ठीक है, हमारा जो मैंने आपको बताया दैट वाज रिलेटेड टू चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, द स्टेटमेंट आपका दिया था पीएम नेहरू ने कि क्या चैलेंजेस थे कि हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है, गवर्नमेंट सबके अच्छे के लिए काम करेगी, और जो हमारे को आज़ादी मिली वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मिली थी। इससे पहले इतने बड़े लेवल पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट लोगों का नहीं हुआ था कि लोगों, और प्लस वायलेंस भी नहीं हुआ था ऑफकोर्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थ्री चैलेंजेस जो हमारे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। फिर आप देखते हो कि जो नेशन बिल्डिंग के टाइम पर हमारे लिए क्या एक चुनौती थी, क्या चैलेंजेस था। फिर आप देखोगे पार्टीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन देखने को मिलता है, प्लस प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। आप देखोगे जो टू नेशन थ्योरी गिवन बाय, दैट वाज गिवन बाय मुस्लिम लीग, है ना, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन विच वॉज एक्चुअली अ पेनफुल प्रोसेस, है ना, राइट। और जो पाकिस्तान बना आपका मुस्लिम मेजोरिटी के बेस पर बना, और जो रेस्ट पार्ट था दैट विल बी इंडिया। फिर क्वेश्चन होता है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, सिंगल बेल्ट नहीं है कोई मुस्लिम मेजोरिटी का, वेस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं कर सकते, सारे मुस्लिम पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते, अब्दुल गफ्फार खान की वॉइस को इग्नोर करा गया, और पंजाब और बंगाल में डिसाइड हुआ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिवीज़न होगा, प्लस माइनॉरिटीज़ को दोनों ही साइड पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्यों है पार्टीशन के? ऑफकोर्स आप देखोगे कम्युनल जोन्स बन गए, लोगों को टारगेट करा गया, लोगों ने धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारा, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा, और जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तब उनकी डेथ हो जाती है, लोगों को मारा जाता है, वुमेंस के साथ रेप करा जाता है। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी या प्रॉब्लम्स जो लोगों ने फेस करी। हर छोटी से छोटी चीज़ का डिवीज़न होता है वहाँ पर, और इस टाइम पर जो पार्टीशन होता है 80 लाख लोग मजबूर होते हैं जिनको शिफ्ट होना पड़ता है, जिसमें से 5 से 10 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। स्टिल इंडियन लीडर्स डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो धर्मनिरपेक्ष होगा, जहाँ पर सभी धर्मों को समान रखा जाएगा, सभी लोगों को हमने अपने में शामिल करा, ठीक है। तो ये था पूरा एक पार्ट जो कवर अप करता है हमारे को, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होगा, दूसरा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, एंड थर्ड पार्ट जो होगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और मुझे बताना कि समझ में आया या फिर इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर तक रुकते हैं। ओके, सभी को बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।